हाँ, हम बोलेंगे तो आ जाएगा, तुम बोलेगी तो नहीं। तुम लोग बोलेगी तो कैसे जाएगा। खाली। आइए, कल हम लोग पढ़े थे कहाँ तक, वर्क एनर्जी पावर है ना। वर्क एनर्जी पावर। आइए इसको आज रिपीट कर लेते हैं। वर्क क्या होता है। वर्क। आवाज जा रही है कि नहीं। मैसेज कोई कर रहा था ग्रुप में। देखो, वर्क इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। यानी कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि इसे वेक्टर क्वांटिटी को दो तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। वेक्टर क्वांटिटी को दो तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, एक हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है और एक हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक ना। तो डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो हमारा क्वांटिटी जो फाइनल बन करके आती है वो मिलता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना। डॉट प्रोडक्ट के बाद हम लोग स्केलर क्वांटिटी को प्राप्त करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो है वेक्टर क्वांटिटी को प्राप्त करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट के बाद हमको क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। यानी वर्क जो है क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। वर्क जो है क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक ना। अच्छा, यहीं पे अगर मान लेते हैं फोर्स और लेंथ का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना तो टॉर्क आता है, ठीक ना। टॉर्क आता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो हमारा क्वांटिटी जो आएगा वो आपको क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट जब भी करेंगे तब हमारा स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो यहीं पे हम लोग सीखे थे कि से वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। या इसको फाइनल वैल्यू लिखें तो एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या कहते हैं, फोर्स इनटू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको ये डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है, अन्यथा उसका जो है वर्क नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे आपने फोर्स इधर लगाया एफ और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हुआ, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, ठीक है। तो वर्क कितना आएगा, एफ एस, एफ एस कॉस थीटा जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम है, यानी 0 डिग्री है। अगर मान लेते हैं यही ऑब्जेक्ट इधर ताकत लगाए और इधर भाग गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है ऊपर चला गया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिधर फोर्स लगाए ना उससे 90 डिग्री पर, उससे 90 डिग्री पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उससे 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस केस में हमारा जो वर्क डन आएगा वो एफ एस कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। फोर्स जिधर लगा रहे हैं उससे अगर विस्थापन परपेंडिकुलर हो रहा है यानी कि लंबवत हो रहा है तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए कहा गया था, हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि कुली जो है माथे पे अपना वजन लेकर के चलता है तो वो कोई काम नहीं करता है, ठीक ना, वो कोई काम नहीं करता है। वो कौन सा, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो कोई काम ना करता, लेकिन मैकेनिकली वो काम करता है, मेंटली वो काम करता है, ठीक है, क्योंकि वो चलता है आपका सामान ढो करके, ठीक है। तो ये कोई भी चीज को, ऑब्जेक्ट को इस तरह से उसको पकड़ करके रखने यानी उसको बर्दाश्त करके रखने में कोई वर्क हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हाथ थकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि से आप वर्क करें तभी थकेंगे, बिना वर्क किए हुए भी थकेंगे जब आप इसको होल्ड करके रखे हुए हैं तब, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि वर्क डन जो है ना फिजिकली, जो ये फिजिक्स वाली जो वर्क डन है वो आपको तभी डिफाइंड होती है जिधर फोर्स लग रहा है उसी के डायरेक्शन में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो यानी विस्थापन हो, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए एनर्जी क्या होता था, एनर्जी जो है किसी भी
चीज की एनर्जी वो होती है जो उसको काम करने की क्षमता प्रोवाइड करता है, ठीक ना, काम करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक ना, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि काम करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक ना। आप में एनर्जी होगा तब आप कोई काम को कर पाएंगे, अगर एनर्जी नहीं रहेगा कोई काम नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर आपके अंदर एनर्जी कम होने लगती है तो आप जैसे फूड मटेरियल को इंटेक करते हैं जिससे आपको फिर से एनर्जी रिकवर होता है, ठीक ना, तब जैसे आप फिर से रिचार्ज हो जाते हैं, ठीक है, फिर आपके पास एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक, ये हिंदी में ना, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, तो अगर हम इस पे कहें कि फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला की कोई इसमें चर्चा है नहीं, ठीक ना। इसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के रूप में अगर पढ़ेंगे तब फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। अलग अलग तरीकों से एनर्जी को डिफाइन किया जाता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, जब आप चल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तब जो है आपके अंदर क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक ना। जब कोई बॉडी अगर चलता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक ना। जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे ऊपर जाता है तो उसके पोजीशन के कारण से, पोजीशन में चेंज के कारण से पोटेंशियल एनर्जी आता है, क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है, और ये कितना होता है, एम जी एच के बराबर होता है, एम जी एच के बराबर होता है। करने का मतलब अगर एच हाइट आप ऊपर जाते हैं तो आप में पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, एमजीएच के बराबर आ जाएगा, ठीक ना, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, एमजीएच के बराबर आ जाएगा। और ये दोनों एनर्जी को जब आप जोड़ देते हैं ना, जब दोनों एनर्जी को जोड़ देते हैं तो क्या हमारा बन करके आता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्या बन करके आता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक ना। यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ही हमारा क्या कहलाता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है, ठीक ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। ये हुआ एनर्जी की चर्चा। अब अगर बात करें एसआई यूनिट पे, तो वर्क, वर्क जो है लगभग वही हम कहते हैं कि एनर्जी है, वर्क जो कर रहे हैं वो एनर्जी के कारण से ही कर रहे हैं, तो दोनों जो है से एक दूसरे पे आश्रित है, ठीक ना। तो जो इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा, इसको भी हम लोग जूल में मेजर करेंगे, इसको भी हम लोग जूल में ही मेजर करेंगे, ठीक ना। दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा, ठीक है। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू के बराबर होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू के बराबर हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम सेम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जब किसी सिस्टम पर आप बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे होते हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक ना। जब आप सिस्टम पर बाहर से फोर्स नहीं लगाते हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, जब बाहर से लगाया गया फोर्स जीरो हो, यानी बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तब क्या होगा, देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट, ठीक ना, यानी कि ये संरक्षित रहेगा, ठीक ना, टोटल एनर्जी उसकी क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर कांस्टेंट, यही ना, बराबर कांस्टेंट। अगर इसको हम कहें कि चेंज कितना का होगा, अगर चेंज पूछे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना का होगा अगर बाहर से फोर्स ना लगाया जाए तो चेंज लगाओगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो इसको चेंज करेंगे तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का चेंज जैसे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक ना। तो अब बच गया क्या, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किसके बराबर, जीरो के बराबर। कब होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किसके बराबर, जीरो के बराबर होगा, ठीक ना। ये होता क्यों है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, यानी बाहर से कोई ताकत सिस्टम पे नहीं लगता है तब होता है, ठीक है। अब इसको अगर इधर लेकर के चले जाते हैं,
काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस में पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस में पोटेंशियल एनर्जी जो लिखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये घटना कब घटेगी, जब एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो रहेगा, सिस्टम पे कोई फोर्स ना लग रहा होगा, ठीक है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर चेंज इन सॉरी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसी को अगर आप माइनस साइन इधर कर देते हैं तो लिख सकते हैं क्या कि माइनस डेल्टा के ई बराबर डेल्टा पीई, ठीक ना। इसका मतलब ये है कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बात समझ में आया। तो एक एनर्जी में लॉस होगा तो दूसरे में क्या होगा, गेन होगा। इसका जीता जाता एग्जांपल भी दिए थे कि से आप अगर छत के बिल्डिंग से कोई पत्थर को गिरा रहे हैं तो यहाँ पे इसकी स्पीड जो है जीरो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहाँ पे हाइट इसका तो है ना एच, हाइट तो एच है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच, ठीक है। तो यहाँ पे फुल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और जैसे ही ये गिरने लगेगा वैसे ही हाइट क्या होगा, घटना शुरू होगा। हाइट क्या होगा, घटना शुरू हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, ठीक ना। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा लेकिन स्पीड आ जाएगा ना, जैसे यहां से यहां तक आएगा तो ये इसका कुछ स्पीड आ जाएगा ना कि नहीं आएगा, गिरते समय स्पीड तो बन जाता है ना। तो ये स्पीड बन जाएगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा, यानी हाफ एम बी स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से नीचे आने में धीरे धीरे घट रहा था और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा था, घट रहा था, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा था। निचला पोजीशन पे आएंगे तब यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, खत्म। पोटेंशियल एनर्जी खत्म, स्पीड मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा होता है यहाँ पे। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहर से इस पे कोई ताकत नहीं लग रहा होता है। हम लोग इस पे इसको गिराते हैं, उसके बाद कहीं पे ये छूछा होता है तो वो आराम से गिर रहा होता है, मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है, ठीक ना। तो ये तभी घटना घटेगी जब आप एक्सटर्नल फोर्स क्या रखें, जीरो रखें। एक्सटर्नल फोर्स क्या रखें, जीरो रखें, ठीक ना, तब ये घटना घटेगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज और बताए थे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कंसीडर करिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के कारण से। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इधर से एक फोर्स F1 लग रहा है, इधर से एक फोर्स F2 लग रहा है, ठीक है। एक फोर्स इधर से लग रहा है F3, एक फोर्स इधर से लग रहा है F4, ठीक है। तो सब फोर्स के कारण से अलग अलग वर्क होगा ना, कुछ से नेगेटिव कुछ से पॉजिटिव कुछ भी, ठीक है। ये इसका डिस्प्लेसमेंट आपका इधर मान लेते हैं चल करके कुछ हुआ एस डैश, ठीक है। तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, F1 इंटू एस हो जाएगा। इसका F2 इधर अगर थीटा बना रहा है एंगल तो F2 cos थीटा इंटू एस हो जाएगा। इससे अगर मान लेते हैं अल्फा बना रहा है तो F4 इंटू cos अल्फा इंटू एस हो जाएगा, है ना। और इससे आपका क्या हो जाएगा, F3 इंटू एस हो जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि ये अपोजिट में फोर्स लग रहा है ना। तो ये सारा वर्क डन जो होगा ना, यानी कि वर्क डन बाय F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये बातें होगी यहाँ पे, ठीक है, ये चीजें आपको। और ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हो गया। अब इसको हटा देते हैं, एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगभग अब पूरा। अब आते हैं पावर। पावर पावर क्या होता था, ये होता है वर्क बाई टाइम। क्या होता है,
वर्क बाई टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक ना, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है, शक्ति कहते हैं, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना। अब देखिए अगर यूनिट पे आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा वर्क का, और नीचे टाइम तो सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, इसको स्पेशल नाम दिया जाता है वाट, ठीक है, स्पेशल नाम क्या दिया जाता है, वाट। अब डिफरेंट डिफरेंट चीजों को अलग अलग तरह से नापते हैं, जैसे मशीन्स की शक्ति को किस में नापते हैं, हॉर्स पावर में नापते हैं, ठीक ना, मशीन्स की शक्ति को किस में नापते हैं, हॉर्स पावर में नापते हैं, एचपी लिखते हैं उसको, ठीक ना, एक एचपी बराबर होता है कितना है, 746 वाट, एक एचपी बराबर 746 वाट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर होता है उसको किस में नापते हैं, तो किलो वाट, किसमें, किलो वाट, लेकिन आएगा लास्ट में वाट, ठीक है, आएगा लास्ट में वाट, ठीक है, यानी कि पावर का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वाट होता है, ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। इसका और भी फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, क्या क्या, हाँ, 0 वाट आवर, हाँ, किलोवाट आवर एनर्जी का मेजरमेंट करता है, ठीक है, देखिए वाट खाली नाम आ जाने से नहीं होता है, किलोवाट आवर अगर बोला जाए तो वो एनर्जी का मेजरमेंट कर रहा है, ठीक ना, किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी, ठीक ना, किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3600 किलो जूल, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना, 3600 किलो जूल, ठीक ना, ये, आइए फिर अगर हम पावर को और लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस बटा में टाइम, एफ डॉट एस बटा में टाइम, ठीक है, यानी कि वर्क का ये हो गया ऊपर में और नीचे टाइम का। अब डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो एफ डॉट भी लिख सकते हैं इसको, एफ डॉट भी लिख सकते हैं, यानी कि पावर जो होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक ना, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर, ठीक है। अच्छा अब इसको अगर लिखेंगे खोल करके तो ये भी हो जाएगा एफ भी कॉस थीटा, एफ भी कॉस थीटा, ठीक है, जहां पे भी डॉट प्रोडक्ट को आप खोलिएगा ना तो उसको मल्टीपल में कॉस थीटा ही डालना है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को जब खोल करके डालते हैं तो उसको साइन थीटा डालते हैं, ठीक है। अच्छा और इसको तोड़िएगा तो क्या हमारा बन जाएगा, P इज इक्वल टू एफ इंटू भी है आपका, हाँ कॉस थीटा डालना है आपको, ठीक है, डॉट हटेगा तो अभी फिलहाल के लिए आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि डॉट हटेगा तो कॉस थीटा डालना है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तब जाकर के वो पता चले कहाँ से आता है, ठीक है, तो उसको ना ला करके डायरेक्ट एक बात छोटा सा बात रट सकते हैं आप, है ना। अब देखिए P इज इक्वल टू एफ इंटू भी, इसको लिख सकते हैं क्या आप, एम इंटू ए इंटू भी भी लिख सकते हैं, एम इंटू ए इंटू भी लिख सकते हैं, एफ बराबर एम में लगा दिए, ठीक है, ए को क्या लिख सकते हैं, तो एम इंटू डी वी बाई डी टी इंटू भी लिख सकते हैं, यानी कि एम भी डी वी बाई डी टी हो जाएगा हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। और एक चीज और लिखते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एस भी लिखते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एम इंटू भी डी वी बाई डी एस, और इंटू में भी तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डी वी बाई डी एस, एम वी स्क्वायर डी वी बाई डी एस, जहां पे आपका ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी वी बाई डी एस, वी डी वी बाई डी एस, ठीक ना, एम इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी वी बाई डी एस, ठीक ना। अच्छा वी डी वी बाई डी एस, तो ये हमारा एक अनदर फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है, तब P का ही यानी पावर का ही कितने सारे फॉर्मूले हो गए, फोर्स इंटू वेलोसिटी, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डीवी बाई डी टी, ठीक है, और मास इंटू वी स्क्वायर डीवी बाई डी एस, ये इतने सारे फॉर्मूले आपको अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा
आइए, पावर आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सर्कुलर मोशंस के कुछ टॉपिक्स जो है ना आपको कभी कभी आ सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं, जो हम लोग मोशन पढ़े हैं ना, तो वो लीनियर मोशन में हम लोग पढ़े थे ना, बात किए थे। सर्कुलर मोशंस भी आएगा आपको। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का ही वो पार्ट होता है। हाँ, देखिए, यूनिट वेक्टर आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड, ठीक है। देखिए, एक्स वाई जेड जो आपको है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सही है गलत है कैसे पता करते हैं? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम से पता करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि दाहिने हाथ की पूरी उंगली को ना एक्स एक्सिस की तरफ आप तान दीजिए, और उसके बाद उसको मोड़िए किधर? बाई की तरफ, पॉजिटिव बाई की तरफ। तो तना हुआ अंगूठा जो है ना किसको इंडिकेट करेगा? जेड डायरेक्शन को। तो ऐसे हम किए, ये आगे आया तो ये जेड जो से इधर है, ठीक ना। लेकिन बोर्ड ऐसा नहीं है कि से इधर दिखाएगा, तो उसको तिरछा दिखा दिए प्रोजेक्ट करके, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, ये डायरेक्शंस को सूचित करने के लिए हम इसका नाम देते हैं क्या? एक्स का नाम दे देते हैं आई कैप। डायरेक्शन एक्स डायरेक्शंस को सूचित करने के लिए क्या नाम देते हैं? आई कैप। पॉजिटिव एक्स को सूचित करता है वो, ठीक ना। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शंस को सूचित कौन करता है? आई कैप। और पॉजिटिव बाई डायरेक्शंस को कौन सूचित करता है? जे कैप। और पॉजिटिव जेड को कौन सूचित करता है? के कैप सूचित करता है, ठीक है। ये आई कैप जे कैप होता क्या है? तो ये यूनिट वेक्टर है, ठीक ना। यूनिट वेक्टर है आई कैप, जे कैप और के कैप जो है क्या होता है? ये जो है यूनिट वेक्टर है, ठीक ना। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शंस को बदलाना। यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है? डायरेक्शंस को बताना। उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? तो एक होगा। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक होगा, ठीक ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो एक होगा, ठीक ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए, इसका काम जो है ना सिर्फ रहता है कि डायरेक्शंस को बतलाए, ठीक है। ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक ना। फोर्स के लिए अलग नहीं, ये फोर्स हो वेलोसिटी हो सब के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक ना। तो यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, वो सिर्फ डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्स के डायरेक्शन में आई कैप, वाई के डायरेक्शन में जे कैप और जेड के डायरेक्शन में के कैप। एक ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से ये जो है यूनिट वेक्टर माना गया है, ठीक ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि इधर हम लोग पी कैप नहीं डाल सकते, एम कैप नहीं डाल सकते या के कैप नहीं डाल सकते हैं, कहीं पे भी डाल सकते हैं। लेकिन ये ट्रेडिशन चल जाता है ना, जैसे आप हमेशा एक्स एक्सिस इधर, बाई एक्सिस इधर और जेड एक्सिस इधर बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशन चला है। हर बार जैसे आप देखते हैं बुक खोल के ना, तो वो इसने दिखेगा, ठीक है। तो वही के कारण से क्या होता है ना कि ये ट्रेडिशन हम लोग के दिमाग में चढ़ जाता है, और हर बार जो है हम लोग यही फिगर बनाते हैं, है ना। तो एक्स के डायरेक्शन में आई कैप और वाई के डायरेक्शन में जे कैप और जेड के डायरेक्शन में के कैप, आपको याद रखना कि यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है इस तरह से, वेक्टर ए लिखा हुआ है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 3 के कैप, तो इसका मतलब ये होता है ना कि ये जो वेक्टर है ना इसका 3 यूनिट जो है ना वो एक्स के डायरेक्शन में है। 3 यूनिट जो है किसके डायरेक्शन में है? एक्स के डायरेक्शन में चल रहा है। और 4 यूनिट जो इफेक्ट है वो वाई के डायरेक्शन में। 4 यूनिट जो इफेक्ट है वो किसके डायरेक्शन में है? वाई के डायरेक्शन में, ठीक ना। और 3 यूनिट जो है ना वो माइनस जेड के डायरेक्शन में, यानी अंदर की ओर। 3 यूनिट किधर है? माइनस जेड, यानी कि अंदर की ओर है, ठीक है। ये माइनस में लिखा हुआ है, तो के कैप अगर प्लस में रहता तब इधर आता, माइनस में तो अंदर चला गया ना, ठीक है। तो ये जो है ना इसको जब आप फाइनल करके मिलाते ना एक जगह पे कहीं पे मिलेगा, तो वो आपका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। वही क्या होगा? आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक ना। यानी कि ये वेक्टर सूचित करता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक ना। आप जब वॉल्यूम में रहते हैं तो रिप्रेजेंट करने का तरीका, आपको अगर मान लेते हैं अंधेरे कमरे में जाना रहे, ठीक है, और आपको कोई सामान रखा हुआ अंधेरे कमरे में और उसको आपको बताएगा, तो कहेगा क्या कि आप गेट से घुसिए, ठीक है, और दीवार को पकड़ करके 4 कदम चलिए, ठीक है, और उसके बाद दाहिने मुड़िए, फिर
4 कदम चलिए और फिर उसके बाद नीचे से आप हाथ ऊपर उठाइए, आप जितना हाइट के हैं उतना उठाइए, उतना पे वस्तु रखा हुआ रहेगा, आप पकड़ के ले आएंगे। अगर आप अंधे भी हैं तो भी ले आएंगे अगर ऐसा करेंगे तो इसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, इसका यूज जो है उसी चीज को बताने के लिए, ठीक ना, कि स्पेस में अगर कोई पॉइंट है ना तो उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है से आपका एक्स वाई जेड जो है ना डायरेक्शन, हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक ना। कोई पॉइंट स्पेस में कितना दूरी पे है, कहाँ पे है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए ध्यान से, यहां से ध्यान से देखना कि हमको जो है से क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की अगर बारे में बात करनी है तो देखिए पहले आते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट आपको दिया हुआ रह सकता है आई डॉट आई कैप, ठीक है, आई डॉट आई कैप, यानी एक वेक्टर आई कैप इधर की ओर है और दूसरा वेक्टर भी इधर की ओर कितना है, आई कैप है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना, तो एक, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना, तो एक। तो ये हो जाएगा कितना, आई इंटू कॉस 0 डिग्री होगा, आई इंटू आई कॉस 0 डिग्री। अब बताइए आई का वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 गुना 1 कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी कि 1, ठीक है। यानी आई डॉट आई बराबर क्या हो गया, 1 आ गया वैल्यू। आई डॉट आई बराबर क्या हो गया, 1 आ गया वैल्यू। अब देखिए आई डॉट जे करते हैं, ठीक है, आई डॉट जे, तो आई का तो वैल्यू ये मैग्नीट्यूड तो 1 होगा इंटू में, और जे का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, आई इंटू कॉस कितना 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आई और जे के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री। अब बताइए कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई डॉट के, आई डॉट के, आई डॉट के अगर लेते हैं तो देखिए आई का मैग्नीट्यूड कितना 1, के का मैग्नीट्यूड कितना 1, ठीक है, इंटू कॉस 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक्स और जेड के बीच में भी कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री, तो कॉस 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो डॉट प्रोडक्ट सेम सेम वाला में कितना वैल्यू देता है 1, और डिफरेंट वाला में क्या देगा 0, ठीक ना। अच्छा आई डॉट आई बराबर 1, आई डॉट जे बराबर 0, आई डॉट के बराबर 0। अच्छा अब लेके चलते हैं जे डॉट जे क्या हो जाएगा बताओ अब 1, और जे डॉट के क्या हो जाएगा, और बताओ, और ये जे डॉट आई क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। सेम सेम वाला में खाली 1 होगा डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी बताओ, के डॉट के क्या हो जाएगा 1, के डॉट जे क्या हो जाएगा 0, के डॉट आई क्या हो जाएगा 0, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट खत्म। अच्छा अब क्रॉस प्रोडक्ट में आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, ओहो, क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए आई क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा 1 गुना साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0। अब देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ये कितना हो जाएगा 1 गुना 1 इंटू साइन, अच्छा एन कैप छोड़ रहे हैं आप, एन कैप आप छोड़िएगा नहीं, ठीक ना, एन कैप डायरेक्शन होता है, ठीक ना, वो एन कैप आपको देना मजबूरी है, ठीक है, एन कैप देना मजबूरी है। तो चूंकि यहाँ पे आई डॉट आई है तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए क्योंकि जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन जो है क्या होता है अनडिफाइंड होता है, ठीक ना, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है अनडिफाइंड, तो इसको खाली 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 गुना 1 साइन, साइन कितना 90, और इंटू में एन कैप, इंटू में एन कैप, अब बराबर कितना हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू
1, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू एन कैप, यानी मैग्नीट्यूड 1 है और एन कैप आ रहा है। मैग्नीट्यूड क्या है 1 है और एन कैप आ रहा है। अब बात आया डायरेक्शन की कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर आपका बी, ठीक है, वेक्टर ए और बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर हम लोग निकालें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर निकालें तो हम लोग को फिर से दाहिने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। क्या कि पहला जो रहेगा ना, पहले वाला, उसके तरफ दाहिने हाथ की पूरी उंगली को रखते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर इधर है तो इसके डायरेक्शन में पूरा उंगली रख दिए, और बी के तरफ इसको क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, ठीक ना। ये नियम है, ये राइट हैंड नियम है क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को निकालने के लिए। तो ये किधर बता रहा है, अंदर की ओर बता रहा है, ठीक ना। तो यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग इनसाइड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग इनसाइड, ठीक ना। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग इनसाइड। ये डायरेक्शन का सिंबल है किसका, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग इनसाइड, यानी अंदर की ओर, ठीक ना, अंदर की ओर जाता हुआ ये डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि इसमें भी सेम काम होगा, इसमें भी सेम काम होगा। तो देखिए आई कैप किधर, एक्स की तरफ, जे कैप किधर, ऊपर की तरफ, ठीक है। आई कैप इधर है ना, और जे कैप इधर है। तो आप सोचिए, आई के तरफ रखेंगे, आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो आई के तरफ दाहिने हाथ की पूरी उंगली, और मोड़ना किधर है, ऊपर की तरफ, किधर दिखा रहा है, जेड की तरफ। ये किधर, जेड की तरफ, जेड की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर, के, जेड की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर, तो के। इसको हम लोग के कैप लिख सकते हैं, नहीं, इसको हम लोग के कैप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किधर दिखा रहा है, जेड की तरफ, और जेड की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, के, ठीक है। तो के कैप हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। तो एन कैप जो है यूनिट वेक्टर ना, डायरेक्शन ना है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या बोले कि डायरेक्शन होना जरूरी है, तो इसको हम प्रोडक्ट तो किए, ये प्रोडक्ट तो किए, लेकिन डायरेक्शन देना चाहिए था ना। तो डायरेक्शन देते किससे, यूनिट वेक्टर से ना। तो एन कैप अपने मन से डाले हैं डायरेक्शन से, डायरेक्शन के लिए, ठीक ना, कि एन कैप डायरेक्शन में है, और ये एन कैप का वैल्यू कितना आया, तो के कैप, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप करते हैं आई डॉट के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, ठीक ना, आई क्रॉस के अगर आप करेंगे तो देखिए क्या होगा कि आई का वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड 1, फिर के का भी मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच में कितना डिग्री, 90, तो साइन 90 डिग्री। आप फिर से एन कैप डाल देते हैं, डायरेक्शन देना जरूरी है ना, वेक्टर है ना, दोनों वेक्टर का गुना ये है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में आ रहा है तो इसको डायरेक्शन दे दिए। अब ये डायरेक्शन हमको निकालना है, यानी बन गया क्या, 1 इंटू एन कैप। अब ये एन कैप का डायरेक्शन हमको निकालना है, तो देखो है कौन, आई और के। तो आई किधर, इधर, आई किधर, इधर, और के किधर, तो आगे इधर की ओर, ठीक है, के कैप इधर। अब देखिए आई इधर, देखिए सुविधाजनक मोड़ना है, ठीक है, सुविधाजनक मोड़ना। अगर मान लेते हैं कि आप आई की तरफ रखें, अब मोड़ इधर से रहे, के इधर है, तब मोड़ इधर से रहे तो टूट नहीं जाएगा हाथ। हमको तोड़ना नहीं ना है, उसको क्या करना है, उसको सही से मोड़ना है, ठीक ना, एकदम बिना टूटे मोड़ना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, आई की तरफ रखे और के की तरफ मोड़े, ठीक है, के इधर की ओर है तो के की तरफ मोड़े, तो किधर दिखा रहा है, नीचे, नीचे कौन सा होता है, जे की माइनस जे, माइनस जे ना होगा, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस जे, यानी कि आई क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। आई क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। बात समझ में आया। अब देखिए आई क्रॉस आई हो गया, आई क्रॉस जे हो गया, आई क्रॉस के हो गया। अब देख लेते हैं कि जे क्रॉस जे क्या होगा, तो फिर से जीरो, जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, तो फिर से जीरो। देखिए इधर ध्यान देना, जे क्रॉस जे, ये क्या हो जाएगा,
फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम वाला क्या हो जा रहा है यहाँ 0। डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम वाला 1 आता था, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम वाला 0। ठीक है, अच्छा अब आइए जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 गुना साइन 90 डिग्री आई इंटू एन कैप। अब इसका डायरेक्शन बताओ, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो पहले बनाओ किधर, जे कैप इधर और के किधर, तो इधर जे यानी के जो है बाहर। ठीक है, तो अब देखिए पहले जे की तरफ रखे और मोड़ना किधर, इधर ना, आगे न, तो आगे की ओर मोड़ेंगे, किधर जाएगा इधर, यानी कि किस डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में। तो यानी कि यहाँ पे आई कैप क्या जाएगा, आई कैप। कोई दिक्कत? अच्छा हाँ, माइनस जे वाला बताएं तो करके देखो ना, ये आई कैप और के कैप को करके देखो ना, आई कैप इधर है, अब के कैप आपका इधर है। ठीक है, यानी कि इधर की ओर किए और आगे की ओर मोड़ रहे हैं, तो किधर नीचे गिरेगा ना। दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना, कभी भी बामा हाथ नहीं करना तो गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, जब भी इस्तेमाल करिए तो दाहिना हाथ कीजिए, बामा हाथ किए तो गए। ठीक है, बामा हाथ करिए तो उल्टा ना आ जाएगा डायरेक्शन, तो जब भी करना दाहिने हाथ का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब आइए ये हो गया, अब इसको बताओ, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, तो जे का 1 के आई का 1, साइन कितना 90 डिग्री। देख ऐसे नहीं, -1 रट के नहीं, रट के नहीं, ये इसको में रटने वाली बात है, दिमाग से बोलो। जे जे और आई को देख लेते हैं। ठीक है, तो जे किधर, इधर। ठीक है, और आई किधर, इधर। ठीक है, अब बताओ जे और आई किधर जा रहा है, अंदर की ओर, अंदर की ओर जेड पॉजिटिव की नेगेटिव, अंदर की ओर जेड पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव जेड बाहर ना होता है, तो अंदर की ओर क्या हो गया नेगेटिव, तब माइनस के की प्लस के, माइनस के, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक है, माइनस के कैप। ठीक है, अब आ जाओ के कैप, के क्रॉस के क्या हो जाएगा 0, के क्रॉस के क्या हो जाएगा 0। अब आ जाओ के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, याद तो हम तुरंत करवा देंगे, याद करना एक कौन बड़ी बात है, याद देखो अभी तुरंत करवा देते हैं, कुछ नहीं है, एक झटके में याद हो लेगा। के क्रॉस जे कितना हो जाएगा 1 गुना 1 साइन 90 इंटू एन कैप बराबर कितना, के क्रॉस जे है ना, तो देखिए के इधर, ठीक है, के इधर बाहर की ओर ना, और ऊपर की ओर मोड़ना है, बाहर की ओर तो ऊपर इधर आ रहा है आगे, पॉजिटिव एक्स की नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स। ठीक है, तो नेगेटिव एक्स में कौन माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। देखिए ये आदत, देखिए ये आदत इसलिए डलवा रहे हैं ना कि जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना, वहां पे आपको डायरेक्शन यही देना है। आप तो यहाँ पे सोच रहे हैं कि इसे बिना हाथ मोड़े कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, दिमाग से भी कर लेंगे, लेकिन देखिए ये गलती कब होगी कि जब आपका मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे ना, वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत होगा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ना, तो डायरेक्शन निकालना सबसे ज्यादा उसमें मुश्किल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिया जाएगा, ठीक है, फिर वहां पे काम गड़बड़ होगा, तब इसीलिए जो, अरे वो उससे भी हम तुमको शॉर्ट तरीका बताएंगे याद करने का। ठीक है, लेकिन इसको कर कह रहे हैं ताकि आप सीख लें, ठीक ना, आपको सीखने के लिए ये कर रहे हैं ना, तो देखो ना एक मिनट भी नहीं लगेगा याद करने में, 1 मिनट नहीं लगेगा, शांत रहो। ठीक है, तुमको क्या लग रहा है कि ये सब बहुत मुश्किल चीज कर रहे हैं, कुछ नहीं मुश्किल है, ठीक ना, खाली हम तुम लोग को याद करने का ये जो थ्योरी बना रखे हो ना, उसको हटाने के लिए किसी क्रॉस प्रोडक्ट लाएंगे कैसे, इतना बार बार काहे कर रहे हैं, हमको आता नहीं है, कर देंगे ना, तो देखो आई कैप, जे कैप, के कैप, इसको क्रॉस प्रोडक्ट लो, इसको क्रॉस प्रोडक्ट लो, इसको क्रॉस, जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना, आई जे तक के बनेगा, जे के तो आई बनेगा, के आई तो जे बनेगा, अपोजिट में चल गए ना,
तो माइनस में आ जाएगा, यानी जे आई तो माइनस के, और के जे तो माइनस आई, और आई के तो माइनस जे। याद करना इतना बड़ा मुश्किल है, तो ये ट्रिक हमारा नहीं आता है, चाहते तो 1 मिनट में नहीं कर सकते थे। तो ये सिखा किस लिए रहे हैं कि कहीं पे भी क्रॉस प्रोडक्ट देगा तो ये सिर्फ आई कैप और के कैप में ना आप याद कर लीजिएगा, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो आप नहीं सीख पाए, मेन कॉन्सेप्ट तो आपका रह गया। ठीक है, तो आप जो है ना उस कॉन्सेप्ट को पकड़िए जिसके कारण से ये आया है। ये तो बार बार करते करते आदमी सीख ही जाएगा कि सही कौन कौन कैसे आएगा। जो इसको याद करते भारी लगा, एक सेम डायरेक्शन में घूम जाओ तो अगला आ जाएगा पॉजिटिव में, अपोजिट में घूम गया तो नेगेटिव में आ गया। मतलब इतना आती है, हमरा नहीं आता है। देखो ये क्या होता है, के क्रॉस आई। अब देखो के क्रॉस आई तो क्या बन जाएगा, अब ओकरे पे चलेंगे, साइन 90 डिग्री एन कैप क्या हो जाएगा, जे। हो गया खत्म, सब क्या आ गया। तो इतना भारी नहीं है ये, भारी बिल्कुल नहीं है। आप ये एगो गोला बना लीजिए, आई जे के लिख लीजिए, एगो डायरेक्शन बना दीजिए। तो हैंड वाला आपको इसीलिए बार बार करके दिखा रहे थे ताकि आप उस पे जोर दीजिए, ठीक ना। आप शॉर्टकट ट्रिक खोजने लग गए, ठीक है। हमको ये पहले से मालूम था कि हम इसको बाद में बताएंगे। रखे कुछ, आप बामा हाथ निकालिएगा तो कहां से रखने आएगा, आप दाहिना हाथ निकालना है ने। ये ढेर लाज लगे कि कन रखना है, कन आई है तो आई के तरफ उसको रखा नहीं रहा है। अगर मान लेते हैं कि हमको दिया हुआ है क्या, जे क्रॉस के ले लिए, ठीक है, कोई एगो अपने मन से ले लो, जे क्रॉस के, तो पहले क्या करना है, इसको देखना है, तो इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो हाथ चाहे देखो ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, या ऐसे रख सकते हैं, रखेंगे इधर ही। अब सोचना यह है कि हमको मोड़ना किधर है, के की तरफ। अब देखिए कि के का डायरेक्शन किधर, बाहर की तरफ। अगर सुनो आप अब रख के देखो, ऐसे रखोगे, अब बाहर की ओर मोड़ेगे तो इधर हमको मोड़ना है, मुड़ेगा ये नहीं मुड़ेगा। तो अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, अब देखो आसानी से मुड़ रहा है, तो बस हो गया काम है। तो बस हम सिखाना यही चाह रहे हैं। आप देखिए के और जे को ले लीजिए, ठीक है, के और जे, तो के किधर है, बाहर की ओर, तो आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, रहना चाहिए के की तरफ, ठीक ना। तो ऐसे रखें, है किधर, जे की तरफ, ऊपर की तरफ, तो इसको ऊपर की ओर मोड़ने के लिए ऐसे ही रखना पड़ेगा। अगर मान लेते नीचे की ओर रहता है, बाई की तरफ अगर रहता नीचे, तो हमको कैसे मोड़ना पड़ता, ऐसे रख करके मोड़ना पड़ता, ठीक है, तब इधर जाता। लेकिन है किधर, इधर रख करके ऊपर मोड़ना है, तो ये किधर जाएगा, नेगेटिव। तो न कैसे होगा, सीखना चाहोगे तो कोई ऐसा चीज है ही नहीं है जो भारी है। तुम लोग खाली मन में ठान लेता है कि वो चीज नहीं होता है, भारी है तो भारी है। खत्म कर दें, हो गया। अब ये जो है ना, एगो जो है से आप इसको लिख लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए, क्या कि वो ट्रिक है ना, उसको याद रखना आपको लिए आसान होगा। आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ना। तो देखिए यहां से इसको करोगे ना तो आएगा कौन वाला, ये वाला। इसको क्रॉस करोगे तो आएगा ये वाला, ठीक ना। जे और के को क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, आई आएगा। के और आई को करोगे तो जे आएगा। अपोजिट करोगे यानी जे और आई को करोगे तो माइनस के, ठीक है, और आई और के को करोगे तो माइनस जे। अपोजिट में चलेंगे तो माइनस में डालेंगे, ठीक ना। हो गया खत्म। देखिए ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए, ठीक ना। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकलता कैसे, कभी कभी दे देगा आपको निकालने के लिए, ठीक ना। तो देखिए मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप
और -3k कैप, ठीक है। और b इज इक्वल टू दे दिया है 4j_i कैप -5j कैप और +2k कैप, इस तरह से दे दिया, ठीक है। आपसे कहा गया है कि इसे a क्रॉस b निकालिए, a क्रॉस b निकालिए, ठीक है। तो हम लोग को इसको निकालना कैसे, बारी बारी से सबको गुना करेंगे ना, आई वाला आई के साथ करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आई वाला आई के साथ करोगे जीरो ना आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, आई जे आई के जे, सामने सामने वाला तो जीरो कर देगा, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है क्या, कि आप डिटर्मिनेंट बना लीजिए, इसको में लिख लीजिए आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। और फिर वैल्यू लिखिए, ए वाला पहले है तो पहले ए वाला का वैल्यू लिखिए, क्या आई कितना है इसका 3, जे कितना है 2 और ये कितना है -3, इसका बताइए 4, इसका कितना -5, इसका कितना 2, ठीक है। अब इसको खोल दीजिए, ये खुलता है प्लस माइनस प्लस के साथ, ठीक है। कैसे खोलोगे, तो आई कैप जब आप लेंगे तो इसका मल्टीपल ये जो है ना उसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब बाकी जो 4 गो एलिमेंट बच रहा है उसको में गुना भागा करना है, ठीक ना। पहले क्या, पहले ऐसे, ठीक है, पहले ऊपर से नीचे आए फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन दे करके जाएंगे, ठीक है। तो 2 गुना 2 4, माइनस का साइन दे दिए, फिर आप नीचे से ऊपर जाइए, ठीक है। तो कितना -15 +15 ना, वही तो +15, ठीक है, यानी कि 4 - 15, ठीक है। अब फिर क्या है -j कैप, क्या है -j कैप, ठीक ना। अब इनटू में अब इसको खत्म करिए, ठीक है, और ये वाला खत्म कर दीजिए, तो बचेगा क्या 3 2 और 4 -3। देखिए जिसके सामने आप कर रहे हैं ना, जैसे जे के सामने कर रहे हैं तो जे के सामने पूरा झांप दीजिए और इसको झांप दीजिए, 4 गो बचेगा उसको में गुना भागा करना है, पहले टॉप से बॉटम फिर माइनस में बॉटम से टॉप, ठीक है। तो क्या 3 दूना 6 प्लस 6 दूना 4 तिहाई 12, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 तिहाई ये -12 होता है, माइनस के साइन पहले से रहता तो +12, अब प्लस के कैप इनटू में कितना, इसको खत्म बचा क्या 3 3 2 4 -5, ठीक है। तो 3 में -5 से यानी कि -15 और -4 दूना 8, ठीक है। अब इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा -11 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा 12 6 18 18 जे कैप माइनस में, ये कितना हो जाएगा 15 8 20 सॉरी 8 5 23, ठीक ना, -23 के कैप -23 के कैप, ठीक है। ये चीज बात समझ में आ गया। अब कहता है कि इसे बी क्रॉस ए निकालिए, बी क्रॉस ए निकालिए, तो कुछ ना इसी के आगे माइनस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 11 आई कैप प्लस 18 जे कैप और प्लस 23 के कैप, इसी के आगे माइनस लगा दीजिए, सब क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक ना। यानी ए क्रॉस बी बराबर माइनस में बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। हो गया खत्म। हाँ ऑब्जेक्टिव में कभी कभी दे देगा टॉर्क निकालने के लिए, तो फिर टॉर्क निकालने के लिए दिया जा सकता है ना, है टॉर्क के बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, क्या होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो ये निकालने के लिए दिया जा सकता है कभी कभी, आप हटा दें। माथा दर्द लगा, तो तुम ही लोग ना कहे कि वेक्टर में आई क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट का होता है, तो तुम लोग लगा कि ना याद होगा सर के। अरे बड़ी दिन तक पढ़ाए इसको, बहुत हैबिट है इसमें। चलिए आइए, हम कर रहे थे किसमें, पावर में थे ना, सर्कुलर मोशन, और भुला गए थे हम, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना किसी सर्कल पे चलता है, कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कल पे चलता है तो क्या कौन से मोशन में कहलाता है, तो सर्कुलर मोशन में कहलाता है, ठीक ना। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी
फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड चारों तरफ घूमता है सर्कुलर पाथ पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसके मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक ना। ये इधर चल रहा है, ये यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स आएंगे सब एंगुलर में आएंगे, ठीक ना, सब एंगुलर में आएंगे, कोणीय में आएगा। और विस्थापन है तो कोणीय विस्थापन, अगर वेग है तो कोणीय वेग, त्वरण है तो कोणीय त्वरण, ठीक ना। तो देखिए याद रखिएगा, कोणीय विस्थापन, ये उल्टा लिख रहे हैं ना, कोणीय विस्थापन। जब कोई वस्तु एंगल रोटेट, जितना एंगल रोटेट करता है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक ना। कोई वस्तु अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ चला आया, ठीक है, तो ये एंगल थीटा रोटेट किया होगा, तो ये थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन बोलते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है। यानी कि वस्तु के द्वारा घूमा गया कोण, घूमा गया कोण क्या कहलाएगा, कोणीय विस्थापन कहलाएगा, ठीक ना। क्या कहलाएगा, कोणीय विस्थापन कहलाएगा। यानी एंगल रोटेटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम लोग थीटा से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, थीटा से सूचित करते हैं। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, रेडियन, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन, ठीक ना। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन, ठीक है। अब आते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो जो आपका वहां पे डिफिनीशन था ना, सब वही रहेगा, लेकिन खाली बात बदल जाएगा। यह जो है से कोणीय विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन होता है, ठीक ना। कोणीय विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन ही क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है, ठीक ना। कोणीय विस्थापन का, कोणीय विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, समय के साथ परिवर्तन कोणीय वेग कहलाता है, ठीक है, कोणीय वेग कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसको सूचित करते हैं हम लोग ओमेगा से, इसको किससे सूचित करते हैं, ओमेगा से, ठीक ना। ये ओमेगा का साइन है, इसको हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक ना। इसका यूनिट जो है से क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसको कहीं कहीं पे आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना, रेडियन पर सेकेंड को, ठीक है। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो एम जीरो टी माइनस वन, एम जीरो टी माइनस वन, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब आइए कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण अल्फा से सूचित किया जाता है, ठीक ना। कोणीय त्वरण को अल्फा से सूचित करते हैं। ये होता क्या है, कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन, कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाएगा, कोणीय त्वरण। इस इंग्लिश में इसको एंगुलर एक्सेलरेशन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक ना, अल्फा से सूचित किया जाता है। अब देखिए कोणीय और लीनियर में संबंध क्या होता है, कोणीय और रैखिक वेग में संबंध, यानी कि v बराबर आर ओमेगा होता है, v बराबर आर ओमेगा, यानी रेखीय वेग बराबर रेखीय
वेग बराबर होता है क्या, त्रिज्या गुना कोणीय वेग। कोणीय वेग, रेखीय वेग बराबर क्या होता है, त्रिज्या गुना कोणीय वेग, ठीक ना। इसी तरीके से अगर हम चले त्वरण में, तो ये होता है रेखीय त्वरण बराबर होता है r इंटू अल्फा, ठीक ना। यानी कि त्रिज्या गुना ये हो गया आपका रेखीय वेग, रेखीय त्वरण, सॉरी त्वरण, और अल्फा क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण, ठीक है। आर तो त्रिज्या है, ठीक है। तो यानी कि ए बराबर आर इंटू अल्फा हो जाएगा, ए बराबर आर इंटू अल्फा हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज अब देखिए, गति के जो समीकरण हम लोग लिखे थे v बराबर यू प्लस ए टी, वो यहाँ पे भी लागू होगा, लेकिन सब कोणीय वाला लागू होगा, ठीक ना। यहाँ पे भी सेम लागू होगा, लेकिन सब कोणीय लागू होगा, ठीक ना। तो देखिए, यानी कि v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है। ये आपका कोणीय वेग के लिए, यानी कि सर्कुलर मोशन के लिए। ये आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस, यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। अब बताओ एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, 1/2 गुना अल्फा इंटू टी स्क्वायर। बात समझ में आया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जो है ना, क्वेश्चन 1-2 लिखिए, ठीक है। 5:30 हो गया, आधा घंटा क्वेश्चन सेशन। देखो इसमें क्या होता है, u जो है प्रारंभिक वेग होता है, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट जो है क्या है, प्रारंभिक कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग, ठीक ना। और ओमेगा क्या है, अंतिम कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग, ठीक है, अंतिम कोणीय वेग। कोई दिक्कत? अंतिम कोणीय वेग, आगे बढ़े। देखिए थोड़ा सा ना, और इसमें एक आध कॉन्सेप्ट है जो हम कर लेते हैं। देखिए जब कोई सर्कुलर मोशन पे करता है ना गति, ये v स्पीड से ये चल रहा है, ठीक है। तो इस पे नेसेसरी कौन कौन सी चीजें जो है एक्ट हो रही होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा। एक त्वरण जो है ना इधर की ओर लगता है, वो हमेशा उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर कह सकते हैं उसको हिंदी में अगर कहें तो कौन सा, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक ना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण। अब ध्यान दीजिएगा, ये अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर होता है v स्क्वायर बाई आर, क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर, ठीक ना। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि v ना दे करके ये क्या दिया है, ओमेगा, r जहां पे रेडियस है, ठीक ना, ये ध्यान देना, ओमेगा दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ए एन यानी कि कोणीय सॉरी अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। ये त्वरण ऐसा है जो वस्तु के चाल पर, स्पीड पर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होता है।
हम लोग पढ़े थे ना कि जहां पे एक्सेलरेशन आ जाता है वहां पे वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं रह सकती है। तो यहाँ पे जो है स्पीड कांस्टेंट हो सकता है सर्कुलर मोशन में, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर क्षण जो है ना इसकी जो वेग है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, हर क्षण जो है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका वेग बदल रहा है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई त्वरण आया होगा। तो ये कौन सा त्वरण? अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण ही ऐसा होता है कि इसमें वेग में परिवर्तन होता है, वेग के दिशा में परिवर्तन होता है, वो हर क्षण होता है, ठीक ना। अच्छा, अब बात ये है कि इसका काम होता है, ये जो अभिकेंद्रीय त्वरण है उसका काम होता है कि उसके दिशा को परिवर्तित करे, उसका काम होता है कि उसके दिशा को परिवर्तित करे, यानी कि ये नेसेसरी त्वरण होता है। जब आप मोड़ पे चल रहे होते हैं तो मुड़ने के लिए, अच्छे से आप मुड़ सके उसके लिए ये नेसेसरी त्वरण होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप क्या हो जाएंगे? स्कीड कर जाएंगे, यानी आगे फेंका जाएंगे, ठीक है, बाहर फेंका जाएंगे, ठीक है। तो इसको काउंटर करने के लिए एक झूठ मूठ का त्वरण लगाते हैं इधर ए एन डैश, इसको काउंटर करने के लिए, ठीक ना। झूठ मूठ का त्वरण होता है जिसको बोलते हैं अप केंद्रीय त्वरण। क्या होता है? अप केंद्रीय त्वरण। ये महसूस किए जा सकते हैं, ये झूठ मूठ वाला जो त्वरण है ना दिखाई नहीं देंगे पर महसूस किए जा सकते हैं हमेशा। कैसे? तो आप धागे में एक पत्थर को बांध करके घुमाइए, ठीक ना, वो आपके हाथ पे ना बाहर की ओर प्रेशर लगाएगा, ठीक है, बाहर की ओर खींचेगा, तो वो एहसास दिलाता है कि बाहर की ओर कोई ना कोई ताकत है। तो वो कौन सा? अप केंद्रीय त्वरण के कारण से ही होता है। तो देखिए, जहां पे त्वरण वहां पे बल भी तो आएगा ना। तो इसके कारण से जो बल आता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ठीक ना। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? तो एफ गुना एम इंटू ए एन के बराबर होगा, मास गुना त्वरण ना होता है बल, तो एम इंटू ए एन कितना है? तो बी स्क्वायर बाई आर, तो एम बी स्क्वायर बाई आर होगा कि कौन सा? एफ एन, यानी कि नॉर्मल फोर्स जो होगा वो कितना होगा? एम बी स्क्वायर बाई आर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर। और इतना ही हम लिख सकते हैं इसमें भी एम ओमेगा स्क्वायर आर भी, इसको अगर लिखे ओमेगा स्क्वायर आर लिखे तब, तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। और यही बराबर होता है सेंट्रीफ्यूगल भी। क्या? सेंट्रीफ्यूगल भी बराबर होता है, क्योंकि पेयर में फोर्स पाए जाते हैं ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही बराबर होगा किसके? सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होता है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल जो है ना वो एक्चुअल फोर्स नहीं होता है, वो झूठ मूठ का फोर्स होता है, सूडो फोर्स बोला जाता है। आपको बार बार याद दिला रहे हैं, वो कहीं पे भी अगर आपको देगा ना अपकेंद्रीय बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो ऑप्शन में देगा कि ये कैसा फोर्स है, तो सूडो फोर्स है, ठीक ना। वो सूडो फोर्स होता है, झूठ मूठ का फोर्स होता है, जुगाड़ू फोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका लगभग कंप्लीट हुआ। अब बात ये है कि इसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में ये कि इसे जब हम मोड़ पे मुड़ते हैं तो थोड़ा सा झुकते हैं, क्यों? तो अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण से झुकते हैं, ठीक ना। किसके कारण से? अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण से झुकते हैं हम लोग, ताकि आसानी से यानी सेफली बचते हुए पार हो सके। हाँ, ये ना बहुत बार आया क्वेश्चन, ही तो हमरे के साथ बहुत घटना घटा है। अब इंटर्न, हाँ, ओमेगा स्क्वायर आर कहाँ से आया? ओमे इसी में भी बराबर आर ओमेगा पुट कर दो ना, आ जाएगा। भी बराबर आर ओमेगा पढ़े ना, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, तो उसको पुट कर दीजिएगा तो ना आ जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर आर की, तो पुट कर दीजिए आ जाएगा। अब देखिए, देखो हम क्वेश्चन सोच रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब कोई वस्तु अगर सर्कुलर रास्ते पे चल रही है तो, अगर
कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो एक चक्कर पूरा करने में कितना, सॉरी एक चक्कर ना, आधा चक्कर चलने में कितना वर्क करता है, ठीक है। एक चक्कर पूरा चल, आधा चलने में, सॉरी आधा चक्कर चलने में कितना वर्क होता है वस्तु पे, तब हम लोग कहते हैं कि यहां से जब यहां आता है तब विस्थापन तो होता है, विस्थापन होता है ना, लेकिन ये विस्थापन जो है, जो बल लग रहा है इस पे कैसे लग रहा है, 90 डिग्री पे ना। यहाँ पे अगर वस्तु है तो विस्थापन इधर हो रहा है और बल नीचे लग रहा है, विस्थापन इधर और बल नीचे। तो इस केस में जो हमारा, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा ना, तो कहे कि इधर की ओर सर नॉर्मल फोर्स लग रहा था, फोर्स तो इधर ना नॉर्मल फोर्स, अब वस्तु का विस्थापन यानी ई वाला काउंट कर देगा कि देखिए सर विस्थापन ई हो गया, तो वर्क डन बराबर एफ एन इंटू एस, इतना होना चाहिए, यही ना। लेकिन ये हो जाएगा गलती, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अगर डिस्प्लेसमेंट आप देखते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट यहां से थोड़ा सा घसकाइएगा, तो एफ एन जो है ना डिस्प्लेसमेंट के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। एफ एन जो है डिस्प्लेसमेंट के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। तो उसके कारण से ये जो वर्क डन होगा, स्मॉलेस्ट वर्क डन, वो क्या हो जाएगा, जीरो। स्मॉलेस्ट वर्क डन जीरो, तो हर एक छोटे छोटे वर्क डन जो से क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये टोटल वर्क डन भी जीरो होगा, ठीक है। जब वर्क डन का छोटा एलिमेंट जीरो है तो बाकी पूरा एलिमेंट जोड़ेंगे तो जीरो होगा, तो यहां से यहां तक आने में वर्क डन जीरो, कोई वर्क नहीं करेगा, ठीक ना। यहां से यहां तक आने में कोई वर्क डन नहीं होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण से कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है, केंद्रीय बल के कारण से कोई वर्क नहीं, यानी जीरो वर्क डन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो है ना वो पाथ पर निर्भर करता है। आप पढ़े होंगे थर्मल में कि वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, ठीक ना। वर्क जो होता है क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखो कंफ्यूज करते हैं, वर्क और हीट कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? वर्क और हीट कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? वर्क डन एक्सटेंसिव होता है या इंटेंसिव होता है? मुस्कान तुम बताओ, ऑनलाइन में है ना, लिखो उस पे, पता ना सुन रही है कि नहीं सुन रही है। सुन रही है तो वो नहीं लिखो, लिखो किसे, वर्क डन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? इंटेंसिव होता है या एक्सटेंसिव होता है, वो लिखो। इंटेंसिव, सब कोई इंटेंसिव बोल रहा है, वो कुछ बोली नहीं रही, यस सर खाली लिखी है। बोलेगी तो आवाज नहीं ना जाएगा, क्या कि अथी ना है कनेक्टेड, सिस्टम कनेक्टेड ना है क्या, शायद इंटेंसिव, वो इंटेंस, हाँ शायद इंटेंसिव। देखिए अभी हम बोले हैं वर्क और हीट जो है से क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। ये कोई प्रॉपर्टी है, ये नहीं है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। अरे पाथ फंक्शन कैसे प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये पाथ पे निर्भर करता है, प्रॉपर्टी पाथ पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। वर्क और हीट जो है ना वो पाथ फंक्शन होता है, डिफरेंट रास्ते से चलेंगे ना तो उसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक ना, अलग अलग वैल्यू होगा। और प्रॉपर्टी की खासियत होती है कि अगर मान लेते, देखिए इस पॉइंट से आप चले हैं, इस पॉइंट पे आए हैं, यहां से हाँ देखिए ये ए पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, बी पॉइंट तक अगर आप इधर से आते हैं, इधर से आते हैं,
तो अलग अलग रास्ते से आइएगा ना तो अलग अलग वर्क डन होगा, ठीक है। अलग अलग रास्ते से आइएगा तो वर्क में चेंज अलग अलग होगा। लेकिन अगर आप ए से बी पर आते हैं, इस रास्ते से आते हैं या इस रास्ते से आते हैं, तो प्रॉपर्टी में चेंज एक समान होगा, ठीक ना। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। पॉइंट ये जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक ना। प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन होता है। तो वर्क और हीट जो ऐसे कोई प्रॉपर्टी हो भी नहीं करता है, वो क्या है, पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो वो आपका एक्सटेंसिव इंटेंसिव की तो बातें नहीं है, वो तो दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है। जब प्रॉपर्टी नहीं है तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव कहाँ से होगा, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हो ना आज भी। देखिए ये घूम कर करके यहां से मान लेते, यहां से गया इधर कुछ वर्क हुआ, यहां से गया इधर तो कुछ वर्क हुआ होगा, दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। लेकिन पॉइंट फंक्शन का ये काम होता है कि यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए तो एनर्जी उतने रहेगा। अगर 10 किलो जूल एनर्जी है ना, तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए तो 10 किलो जूल अभी वहां पे एनर्जी रहेगा, ठीक है। लेकिन वर्क अलग अलग हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कैसे फोर्स लगे हैं, ठीक है। तो ये चीज अब ये लगभग जो है से खत्म हुआ, सर्कुलर मोशन तक हम लोग आ चुके हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन हो जाए, है ना। लिखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा। ए पार्टिकल इज रोटेटेड, ए पार्टिकल इज रोटेटेड, ए पार्टिकल इज रोटेटेड about a fixed point, about a fixed point, about a fixed point with angular velocity, with angular velocity 40 रेडियन पर सेकेंड, 40 रेडियन पर सेकेंड, 40 रेडियन पर सेकेंड, 40 रेडियन पर सेकेंड, 40 रेडियन पर सेकेंड। An angular acceleration is, an angular acceleration is 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर is developed, is developed in the, in the motion of body, motion of body. Find the, find the angular velocity, find the angular velocity and angular displacement, and angular displacement, and angular displacement after 20 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड। जल्दी से बनाओ तो।
बताओ जल्दी से आंसर बताओ। ना हुआ? कितना आया? 540? 840? क्या चाहिए? मीटर पर सेकेंड? मीटर पर सेकेंड? ओकर मीटर पर सेकेंड कहाँ से आ सकता है? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा बराबर ये कितना है? 40 अब प्लस ये कितना? 2 यानी 20। 80 रेडियन पर सेकेंड। 80 रेडियन कैसे 840 आ गया? इतना देरी लगा है? अब बताओ। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट कितना? 40 टाइम कितना? 20 प्लस 1/2 गुना 20 का स्क्वायर। 2 से 2 गयो। 4 दूना 800 प्लस 400 कितना? 1200 रेडियन। कितना के कर आ रहा था बोलो? 20 पाई/3। 1200 रेडियन आ रहा है। कहाँ चेंज करेंगे? हम बोले चेंज करने के लिए। रेडियन में रखना है ना उसको, ऐसा यूनिट में न रखना है। तो बोले तेज बन रहा है कि पाई में चेंज कर देंगे। हाँ, यही पे तो जैसे क्लासे चल रहा था कि इनिशियल स्पीड है कि फाइनल स्पीड है। आपसे पूछा गया क्या 20 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाद वाला ना होगा, तो फाइनल निकालना है। तो देल है जो क्या है? इनिशियल होगा। दुए चीज है ये है, आइए को निकालना है, एगो देल है। ये तो आसान था, ये आसान था। ठीक है, भारी वाला आप देते हैं। लिखो। ए फैन इज रोटेटेड, ए फैन इज रोटेटेड विथ, ए फैन इज रोटेटेड विथ, ए फैन इज रोटेटेड विथ 10 रेडियन पर सेकेंड। ए फैन इज रोटेटेड विथ 10 रेडियन पर सेकेंड। 10 रेडियन पर सेकेंड। ए फैन इज रोटेटेड विथ 10 रेडियन पर सेकेंड। आफ्टर स्विच ऑफ, after the switch off, after the switch off, after the switch off, a constant, a constant deceleration, a constant angular deceleration, ठीक ना? A constant angular deceleration is produced, a constant angular deceleration is produced 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड,
आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड। ये तो पक्का करें कि तुम लोग से नहीं बनेगा। निकालो जल्दी, लेकिन तैयो जितना जल्दी हो सकता है निकालो। नहीं, फिर भी अपना क्या कहता है कि से अपना तो ताकत लगाएगा नहीं, तो ताकत लगाओ, फिर तो बाकी हम ये हैं। बाकी फिर तो हम हैं। इसको क्या हो गया, ये अभी तक को क्वेश्चन बना के पिछल को नहीं अभी तक भेजी है। लाइन पे है रे कि निकल गई? ये है, लेकिन आवाज थोड़ी आएगा, कंप्यूटर में नहीं है। टाइप करके भेजना चाहिए। बन गया। कैलकुलेशन इतना भारी है, जो तुम लोग सोच के कर रहे हो तो फट से हो जाना चाहिए। यही वाला ने किया होगा जो लगाए हम ऊपर। कितना आया? -30 रेडियन पर सेकेंड। आओ देखते हैं। क्या ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा नॉट कितना? 10 रेडियन पर सेकेंड। माइनस ना कि प्लस? माइनस, डिएसेलरेशन है तो कितना? 4 इंटू टी कितना? 10। कितना आया? -रेडियन पर सेकेंड। ये आया होगा तुम लोग का। थीटा वाला भी निकाला होगा। क्या ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर कितना? 10 × 10। अब माइनस में 1/2 गुना 4 गुना 10 का स्क्वायर। ये 2 से 2 खत्म। 100 दूना 200, ये हो जाएगा 100 माइनस 200। कितना आ जाएगा? -100 रेडियन। दोनों ही माइनस। ये दोनों क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पंखा जो है ना बैक डायरेक्शन में नहीं चलता है। क्यों गलत हुआ? बैक डायरेक्शन में पंखा नहीं चलता। देखो वो लिखी है -30 रेडियन पर सेकेंड। पंखा जो है नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है, रुकला के बाद पीछे घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि पंखा रुकता कब है। ठीक है, 10 सेकेंड तक दिया गया टाइम, तो 10 सेकेंड तक पंखा घूम ही नहीं रहा है। घूम रहा है 10 सेकेंड तक? वो बीच में रुक जा रहा है। देखिए कैसे, आप निकालिए सेम डाटा ले करके, आप निकालिए कि पंखा रुकता कब है। जब पंखा रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या? 0, ओमेगा 0। तो यानी 0 ओमेगा 0, तो इसके बराबर लिखेंगे ना ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो 0 बराबर क्या हो जाए? ओमेगा नॉट कितना? 10 माइनस 4 गुना टी अब बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 बराबर 4 गुना टी, टी बराबर 10/4, यानी कि 2.5 सेकेंड। यानी कि 2.5 सेकेंड में पंखा क्या हो गया? रुक गया। ठीक है, तो बाकी के जो 7.5 सेकेंड है वो तो चलवे नहीं किया। तो बाकी के 7.5 सेकेंड में अगर आप निकालते हैं तो पीछे में घुमा रहे हैं आप उसको। अब पंखा पीछे घूमता नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा? टी बराबर कितना? 2.5 सेकेंड तक ही चला है, उतना ही में हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, उसको तो निकालना नहीं है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद क्या? 0। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। अब थीटा बराबर निकालना है। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए ओमेगा नॉट कितना? 10, टाइम कितना? 2.5। अब 10 ले
नहीं ले सकते हैं। काहे? काहे कि 2.5 सेकंड तक चलवे किया, 10 ले लेंगे तो काम गड़बड़ ना हो जाएगा। अब माइनस 1/2 गुना 4 गुना कितना, ये 2.5 का स्क्वायर नहीं, 2.5 का स्क्वायर। फाइनल कैलकुलेशन करो, ये कितना हो जाएगा 2.5 25, ये हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 25/100 तो 0.25 हो जाएगा। नहीं 25 नहीं 625 नहीं, यानी 6.25 हो जाएगा। अच्छा दूनी 12, 12.25, सॉरी 12.5, 12.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -12.5 रेडियन, -12.5 रेडियन। ये लेकिन माइनस में नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या ले रहे हैं, अच्छा ये माइनस कहाँ आ रहा है, प्लस तो आ रहा है। वही तो हम सोच रहे हैं, हम देखो तो गलत कर रहे हैं, हम ही गलत कर रहे हैं, बताओ तो। ये कितना हो जाएगा 12.5 रेडियन, ठीक है। 12.5 रेडियन, यही इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इतना घूम करके स्टॉप हो जाएगा, 10 सेकंड तक घूमे नहीं करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पकड़ने का आप ये भी सोचिए कि कौन सा चीज पीछे घूम सकता है, कौन नहीं घूम सकता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं यही क्वेश्चन में फैन ना दे करके क्या कहता, कोई पार्टिकल कह देता, तब जो है से आप जो बनाए थे वो सही रहता, ठीक ना। अगर कोई पार्टिकल कहता तब जो आप बनाए थे वो सही रहता। क्यों? क्योंकि फैन ना रुकने के बाद नहीं घूमता है, पार्टिकल तो घूम सकता है ना, पार्टिकल तो पीछे में घूम ही सकता है। तो पार्टिकल अगर रहता तो वो सही था आपका आंसर जो आप निकाले हैं, ठीक है। लेकिन फैन के केस में फैन रुक जाने के बाद फिर वापस पीछे की ओर नहीं रोटेट करता, रोटेट करेगा। हो गया, क्या चीज कॉपी, हाँ लिख के लाए हैं वो दिखाइए आप लोग। अब जो है से ऑनलाइन वाला सुविधा बंद करते हैं, क्या क्या हो गया क्लास खत्म। अब